प्रिय बच्चों, आज हम फंजिसाइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधों के जो प्रबंधन या मैनेजमेंट है, उसके अंदर जो मुख्यतया जो रोगों का प्रबंध किया जाता है या नियंत्रण किया जाता है, उसमें मेनली 4 चीज़ें शामिल होती हैं। पहला होता है रेस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ डिजीज प्लांट मटेरियल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर थ्रू लेजिस्लेशन। तो पहली विधि तो वह है कि अगर रोगों का प्रबंधन करना है तो आप रोगों को और रोगी पौधे जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर कानूनों के द्वारा, जिसमें क्वारंटाइन लॉज वगैरह आते हैं, एम्बार्गोज आते हैं, के द्वारा आप जाने से रोकें। दूसरा था अडॉप्टिंग द अप्रोप्रिएट कल्चरल प्रैक्टिसेस विच वुड आइदर एनेबल ए क्रॉप टू एस्केप फ्रॉम डिजीज और रिड्यूस द इनोकुलम पोटेंशियल ऑफ द पैथोजन। दूसरी विधियाँ वो थी जिसके अंदर हमने ऐसी कृषि क्रियाएँ, ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती हैं जिनके द्वारा या तो जो रोग फैलाने वाला इनोकुलम है, प्राथमिक निवेश द्रव्य है, उस निवेश द्रव्य को कम कर दिया जाए, या फिर जो पैथोजन है, जो रोगजनक है, उसका जो पोटेंशियल है, उसके रोग पैदा करने की क्षमता है, उस क्षमता को कम कर दिया जाए। तो इस विधि को अपनाकर भी हम जो है पौधों के रोगों का प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड जो ध्यान दिया जाता है वो था ग्रोइंग डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी, अर्थात काश्तकार है उसको कम से कम एफर्ट्स करना पड़े। इसके लिए जो प्रतिरोधी किस्में हैं उन प्रतिरोधी किस्मों को डेवलप किया जाए, उन प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग किया जाए ताकि रोग पैदा ना हो। एंड चौथा था यूजिंग द केमिकल टू सेव द क्रॉप फ्रॉम डिजीज। ऐसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाए जिससे कि जो फसल है उस फसल को पौधों के होने वाले रोगों से बचाया जा सके। तो यहाँ पर जनरली स्पीकिंग नो वन मेथड इज एक्सक्लूसिवली effective in controlling the disease. In the recent past, considerable work has been done in the field of disease control through the chemicals. लेकिन हम देखें तो कोई भी ऊपर वाला मैथ एक प्रयोग करके रोगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये काफ़ी इंटीग्रेटेड अप्रोच वाला कार्य है, लेकिन फिर भी एक सामान्य प्रक्रिया अगर हम पिछले सालों की देखें तो उसके अंदर हम पाते हैं कि रसायनों का प्रयोग करके जो है रोगों को नियंत्रण किया जाता है। तो जो इस तरह के जो रासायनिक नियंत्रित किए जाते हैं, हालांकि जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट किए जाते हैं, जैसे फंगस हो सकता है उसके अगेंस्ट यूज करें, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज करें, नेमेटोड को यूज करें, वायरस के लिए यूज करें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के लिए यूज करें। लेकिन जो फंगस हैं या ऐसे हैं, ज़्यादातर ये पाया गया कि जो रोग हैं वो ककों के द्वारा पैदा होते हैं। तो ऐसे जिनको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम फंजिसाइड्स कहते हैं। अगर हम देखें तो द वर्ड फंजिसाइड हैज़ ओरिजिनेट फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स, दैट इज़ फंगस एंड सीडो। अगर फंजिसाइड वर्ड को हम देखें तो ये लैटिन शब्द 2 लैटिन शब्दों फंगस और सीडो से मिलकर बना होता है। द सीडो मीन्स टू किल, CAEDO, सीडो वर्ड का मतलब होता है टू किल या मारने वाला। तो दस लिटरली स्पीकिंग ए फंजिसाइड would be an agency which has the ability to kill a fungus। तो अगर हम देखें शाब्दिक अर्थ देखें या लिटरेचर के साहित्य के हिसाब से देखें तो फंजिसाइड ऐसा केमिकल हो गया जो कि फंगस को मारने की क्षमता
रखता है। अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग्स द फिजिकल एजेंसीज लाइक, अब क्योंकि बहुत सारी फिजिकल एजेंसीज हैं जैसे कि ऊष्मा है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये भी कवकों को मार देती हैं, लेकिन ये फंजिसाइड नहीं होती हैं। तो कहा कि इसलिए ये कहा गया कि फंजिसाइड्स को आप केमिकल्स तक ही रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते इस डेफिनेशन के द्वारा। हैंस द वर्ड फंजिसाइड शुड मीन ए केमिकल कैपेबल ऑफ किलिंग फंगस। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा केमिकल जो कि फंगस को मारने का काम में आता है या मारने की क्षमता रखता है, उसको फंजिसाइड कहा जा सकता है। लेकिन बाद में ये तथ्य सामने आए कि कुछ कवक हैं, केमिकल्स हैं जो कवकों को मारते तो नहीं हैं, लेकिन वो उनको नियंत्रित अवश्य कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं? दे सिंपली इनहिबिट द फंगस ग्रोथ टेम्परेली। वो क्या करते हैं? कवकों की जो वृद्धि है उस वृद्धि को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली रोक देते हैं। और तो उन्होंने कहा कि द फंगस इज़ फ्रीड फ्रॉम सच सब्सटेंस इट विल रिवाइव। और अगर ऐसे जो केमिकल्स हैं उनके जब प्रभाव को हटा दिया जाता है तो वो वापस जिंदा हो जाते हैं। सच केमिकल्स इज़ कॉल्ड फंजिस्टेट। फंजिस्टेट का मतलब है कि जो कुछ समय के लिए कवकों की वृद्धि को रोक दे और जैसे ही उसका प्रभाव समाप्त हो उसके बाद जो है वो पुनः दिखाई देने लग जाए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के जो केमिकल्स थे उनमें हमें फंजिस्टेट कहा, तथा फिनोमिनन और जो प्रक्रिया थी जो टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन की, फिनोमिनन ऑफ टेम्परेरी इनहिबिटरी द ग्रोथ ऑफ द फंगस इज़ नॉन एज फंजिस्टेसिस। तो फंजिस्टेसिस वो फिनोमिनन या वो प्रक्रिया हो गई जिसके द्वारा वो पर्टिकुलर टाइप का फंजिसाइड्स है वो किसी फंगस की ग्रोथ को रोक देता है। तो उसे हम उस फंगस को हम फंजिस्टेट और इस प्रोसेस को जो है फंजिस्टेसिस कहते हैं। Some other chemicals like certain phenanthrene derivatives and Borax mixture may inhibit the spore production without affecting the growth of vegetative hyphae। इसी तरह से कुछ केमिकल्स हैं जिनमें हम बोरैक्स मिक्सचर का नाम ले सकते हैं, फिनैंथ्रीन का डेरिवेटिव्स का नाम ले सकते हैं, जो कि स्पोर प्रोडक्शन को रोक देते हैं। बीजाणुओं का जो निर्माण है कवकों के अंदर वो रोक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि फर्दर उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम हो जाता है, डिसेमिनेशन कम हो जाता है। तो और ग्रोथ ऑफ द वेजिटेटिव हाइफीज को कम कर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसे जो फंजिसाइड्स हैं, ऐसे जो केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स को हम एंटी स्पोरुलेंट कहते हैं। एंटी स्पोरुलेंट मीन्स ऐसे जो कि बीजाणु रोधक या बीजाणुओं का निर्माण नहीं होने देते हैं। इवन दो द फंजिस्टेट एंड एंटीस्पोरुलेंट डू नॉट किल फंजाई, दे आर इंक्लूड अंडर द ब्रॉड टर्म फंजिसाइड्स। इस तरह से हमने देखा है कि फंजिस्टेट जो थे, जो कि टेम्परेरीली किसी कवक की वृद्धि को रोक रहे थे वो, और इसी तरह से जो बीजाणु नहीं बनने दे रहे थे, हालांकि ये किसी भी कवक को नहीं मार रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें फंजिसाइड कैटेगरी के अंदर रखा गया। तो फिर ये प्रश्न उठा कि ये जो शब्द है फंजिसाइड्स वो सही है या नहीं है। तो फंजिसाइड हैज़ बीन डिफाइंड एज ए केमिकल सब्सटेंस विच हैज द एबिलिटी टू प्रिवेंट डैमेज कॉज बाय द फंजाई टू ग्रोइंग क्रॉप्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने कहा कि फंजिसाइड ऐसे केमिकल्स हो गए जो कि क्रॉप को होने वाले नुकसान को रोकने की योग्यता रखते हैं, और वो योग्यता चाहे फंजिसाइड इफ़ेक्ट हो सकता है, फंजिस्टैटिक इफ़ेक्ट हो सकता है, या एंटी स्पोरुलेंट इफ़ेक्ट के द्वारा हो सकता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि इसको फंजिसाइड कहने की जगह फंजीटॉक्सिकेंट कहना चाहिए,
अर्थात जो फंगस के जो फूड मटेरियल है, उसका जो आधार है, उसका जो सब्सटेंस है, उसको टॉक्सिक बना देता है, जिसके कारण इसके अंदर कभी स्पोरुलेशन रुक जाता है, कभी इसकी ग्रोथ रुक जाती है, आदि आदि। फंजिसाइड्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजिसाइड्स। फंजिसाइड्स को क्लासिफाइड करने के कई तरीके हैं, लेकिन मेनली उन्हें उनकी केमिकल नेचर, नंबर 2 मोड ऑफ एक्शन अगेंस्ट फंजाई, फंजाई पे किस तरह से काम करते हैं, और जनरल यूजेस के आधार पर बांटा जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हम देखें तो इन्हें हम सल्फर फंजिसाइड, कॉपर फंजिसाइड, मर्क्यूरियल फंजिसाइड, क्विनॉन फंजिसाइड, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस फंजिसाइड, ऑक्सीथिन डेरिवेटिव, बेंजीमिडाजोल्स और अदर्स में, जैसे अदर्स ग्रुप में बांट सकते हैं। अगर हम सल्फ़र फंजिसाइड्स की बात करें तो सल्फ़र फंजिसाइड्स को हम पुनः इनको इनऑर्गेनिक सल्फ़र फंजिसाइड्स एंड ऑर्गेनिक सल्फ़र फंजिसाइड्स में बांट सकते हैं। इनऑर्गेनिक सल्फ़र फंजिसाइड्स के एग्जांपल हैं सल्फ़र पाउडर, वेटेबल सल्फ़र, लाइम सल्फ़र। ऑर्गेनिक सल्फ़र फंजिसाइड्स के एग्जांपल है फर्बम, जायरम, थायरम, जाइनेब, मैनेब, नैबम और वेपम। कॉपर फंजिसाइड्स के एग्जांपल हैं बॉर्डेक्स मिक्सचर, बर्गंडी मिक्सचर, फिक्स बेसिक कॉपर लाइक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एंड क्यूप्रस ऑक्साइड। मर्क्यूरियल कंपाउंड्स को हम देखें तो मर्क्यूरियल कंपाउंड्स को भी हम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नेचर के बेसिस पे मर्क्यूरस क्लोराइड इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, ऑर्गेनिक में फिनाइल मर्करी एसीटेट एंड मिथॉक्सी इथाइल मर्करी क्लोराइड के एग्जांपल्स आते हैं। क्विनॉन के अंदर क्लोरानिल और डाइक्लोन्स का नाम लिया जा सकता है। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कैप्टान एंड फॉल्पेट आते हैं। ऑक्सीथिन डेरिवेटिव में कार्बोक्सिन एंड ऑक्सीकार्बोक्सिन आते हैं। बेंजीमिडाजोल में बिनोमिल, एमपीसी एक्सेट्रा आते हैं। अदर्स में पीसीएनबी, पेंटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, डोडाइन, टिन कंपाउंड्स एंड एंटीबायोटिक्स को रखा जा सकता है। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, कि किस प्रकार कोई पर्टिकुलर केमिकल जो है या फंजाइड है वो कार्य करेगा, उसके बेसिस पे हम इन्हें डिफरेंट भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है प्रोटेक्टेंट एंड थेराप्यूटेंट। प्रोटेक्टेंट का मतलब हुआ कि जो किसी भी रोग को आने से पहले प्रायर टू इन्फेक्शन वर्क करता है। थेराप्यूटेंट का मतलब थेरेपी करता है। इसका मतलब आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इन्फेक्शन अगर आप उसको स्प्रे करते हैं तो भी वो नियंत्रित किया जा सकता है। फंजिसाइड विच इफेक्टिव ओनली इफ अप्लाइड प्रायर टू फंगल इन्फेक्शन इज कॉल्ड प्रोटेक्टेंट। तो अर्थात जो फंगल इन्फेक्शन होने से पहले ही जिसका स्प्रे कर दिया जाए, जिससे कहते हैं हम प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इस कैटेगरी में आने वाले जो भी फंजिसाइड्स हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनको हम प्रोटेक्टेंट फंजिसाइड कहते हैं। एग्जाम्पल है जाइनब, सल्फ, सल्फर एक्सेट्रा। On the other hand, fungicides which is capable of eradicating a fungus after it has caused infection and thereby curing the plant is called therapeutant. तो therapeutant के एग्जाम्पल है 1,4-oxethin derivatives, 8-quinol, linol, antibiotics like aurifungin etc. को हम जो है थेराप्यूटेंट में रख सकते हैं। और हॉर्सपोल ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ फंजिसाइडल एक्शन में फंजिसाइड्स को 2 ग्रुप्स कॉन्टैक्ट एंड रेजिडुअल्स में क्लासिफाई किया। कॉन्टैक्ट फंजिसाइड्स इज द वन विच इज़ एम टू सीक आउट द फंगस एट रेस्ट। तो उन्होंने कॉन्टैक्ट फंजिसाइड में ऐसे फंजिसाइड्स को रखा जो कि
फंगस को अपनी जगह पे जाके पकड़ के मारता है। एंड बिफोर और आफ्टर द फंगस हैज फाउंड द होस्ट, ये फंगस चाहे को प्रपोसी मिल गया हो उसके पहले भी कार्य में लाया जा सकता है और फंगस के इन्फेक्शन होने के बाद भी उसको कार्य में लाया जा सकता है। इस तरह के जो हैं उन्हें हम इरेडिकेंट भी कहते हैं। इरेडिकेंट का मतलब है ए केमिकल कंपाउंड विच वर्क आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इन्फेक्शन इन द होस्ट टिश्यू। तो इसका मतलब हुआ कि होस्ट टिश्यू में संक्रमण होने के बाद उस संक्रमण को रिमूव करने के काम जिन केमिकल्स को लेते हैं, जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड्स को लेते हैं, उनको हम इरेडिकेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। जबकि ए रेजिडुअल फंगिसाइड इज़ द वन which is applied as a stationary layer on the outside of the host there to lie in wait for the mobile fungus। इसमें ये हुआ कि रेजिडुअल फंगस का मतलब है कि जब आप स्प्रे करते हो उसको तो जो साइट है उस साइट पर ही फंगस के पहुंचने पर इफ़ेक्टिव होगी, अदरवाइज वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। जबकि कांटेक्ट में ये था कि वो जाके कांटेक्ट करती है, उसमें मूवमेंट होता है एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह जाके उस फंगस को पकड़ के क्योर कर देती। दोनों में ये डिफरेंस है। तो दूसरा जो टाइप है उसको कहा हमने प्रोटेक्टेंट एंड इरेडिकेंट। तो इरेडिकेंट आर दोज विच रिमूव द पैथोजेनिक फंगस फ्रॉम एन इन्फेक्शन कोड। जब कभी भी फंगस का इन्फेक्शन होता है तो उसका जो हाइफी या उसका बीजाणु जिस पॉइंट ऑफ एंट्री में घुसता है उस एंट्री के चारों तरफ जो कॉलोनाइजेशन उस फंगस का होता है उस एरिया को हम इन्फेक्शन कोड कहते हैं। और ऐसे फंगिसाइड या ऐसे केमिकल्स जो इन्फेक्शन कोड के अंदर जाके किसी भी फंगस को मार देते हैं, उसको ट्रीट कर देते हैं, तो उसको हम जो है इरेडिकेंट कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स, लाइम सल्फर, डोडाइन एक्सेट्रा। क्योंकि इरेडिकेंट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द होस्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, द क्लासिफिकेशन डज नॉट होल्ड मच। क्योंकि इरेडिकेंट है वो भी पौधे को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करके उसको नष्ट होने से बचाते हैं, इसलिए कुछ लोग इस मोड ऑफ जो क्लासिफिकेशन है प्रोटेक्टेंट एंड इरेडिकेंट को ज़्यादा मान्यता नहीं देते। तीसरा टाइप है सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक टाइप ऑफ फंगिसाइड। सिस्टमिक फंगिसाइड्स आर दोज विच एक्ट बाय एंटरिंग इनटू द सिस्टम ऑफ द प्लांट्स। जब किसी भी एक पॉइंट पे किसी फंगिसाइड को डाला जाता है या केमिकल को डाला जाता है और वो उससे दूर जगह जाके अपना असर दिखाता है सिस्टम में घुसकर। पौधे में दो सिस्टम पाए जाते हैं, एक है आपका जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के थ्रू है, जाइलम है, दूसरा है फ्लोएम। इसमें एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के द्वारा जब फॉलियर स्प्रे किया जाता है तो जड़ों तक पहुंच जाता है सिम्प्लास्टिक के द्वारा, और जब जड़ों में या सीड में कोई मेडिसिन दिया जाता है, फंगिसाइड पिलाया जाता है, तो वो एपोप्लास्टिक मूवमेंट के द्वारा ऊपर तक पहुंच जाता है। तो जो इस तरह से ऊपर जाकर सिस्टम में घुसकर कार्य करता है उसे हम सिस्टमिक फंगिसाइड कहते हैं। नॉन सिस्टमिक फंगिसाइड का मतलब हुआ कि ऐसा फंगिसाइड्स जिसको जहां अप्लाई किया जाता है वहीं बना रहता है, तो उसको हम नॉन सिस्टमिक फंगिसाइड कहते हैं, अर्थात वो सिस्टम में घुसकर प्रोटेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल यूज ऑफ फंगिसाइड। जो रासायनिक केमिकल्स हैं जिन्हें फंगिसाइड्स का है उनके सामान्य प्रयोग के आधार पर भी उन्हें विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। सीड प्रोटेक्टेंट मीन्स बीज की रक्षा करने वाले, जनरली कैप्टान, थायराम, ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स इस कैटेगरी में आते हैं। इनको प्राय सीड ट्रीटमेंट करने के काम में लिया जाता है। सॉइल फंगिसाइड्स प्री प्लांट का मतलब हुआ जब पौधा नहीं लगा हुआ है, केवल मृदा है, केवल खेत है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, ताकि उसके अंदर जो इनोकुलम है, जो पैथोजेंस हैं
वो नष्ट कर दिए जाएँ। जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनको सॉइल फंजिसाइड फ्री प्लांट कहा जाता है। इसका एग्जांपल है क्लोरोपिक्रिन, फॉर्मेल्डिहाइड और वेपम। ये प्राय सॉइल को स्लाइस करने के काम में लिए जाते हैं। सॉइल फंजिसाइड्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, इनके अंदर कैप्टान, पीसीएनपी, थायरम को रखते हैं हम। देन फोलिएज एंड ब्लॉसम्स प्रोटेक्टेंट, पौधे के जो है एरियल पार्ट और उसके जो पुष्पक्रम आदि हैं उनको बचाने वाले जो केमिकल्स हैं उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इसमें कैप्टान, फर्बम, जाइनेप को हम रख सकते हैं। फ्रूट प्रोटेक्टेंट जो प्राय फ्रूट्स पे होने वाले फंगल इन्फेक्शन को बचाते हैं, इसके अंदर कैप्टान और मनेप को हम रखते हैं। इरेडिकेंट्स जो कोई भी किसी भी भाग में, जनरल भाग में फंगस एस्टेब्लिश हो जाता है उसको रिमूव करने के काम में आते हैं, उन्हें हम इरेडिकेंट कहते हैं। ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स एंड लाइम सल्फर को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। ट्री वुड ड्रेसिंग फंजिसाइड्स, कई बार पौधों को इंजरी हो जाती है, इंसेक्ट्स बाइट हो जाता है या मैकेनिकल इंजरी हो जाती है, तो उनको हम ड्रेसिंग के लिए कुछ फंजिसाइड्स को इस्तेमाल किया जाता है। उनमें बॉर्डेक्स पेस्ट, चौबटिया पेस्ट को हम ले सकते हैं। एंटीबायोटिक जो एक माइक्रोजम्स या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के द्वारा दूसरे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए विविध प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स रिलीज किए जाते हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। इसमें एक्टिटियन एंड ग्लिसोफल्विन को हम डाल सकते हैं। इस प्रकार ये जनरल प्रकार के क्लासिफिकेशन हमारा हुआ। नेक्स्ट टाइम पे हम इनके विभिन्न प्रकार के जो फॉर्मुलेशन हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।